की एंट्री को लेकर बात करें तो ये तमाम चीजें जो है इस बार नहीं होने वाली है। लेकिन अगर सबसे पहला मैं आपसे सवाल लेना चाहूं तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो किन किन मुद्दों पर लोग जो है इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे और वोट करेंगे? देखिए, मुद्दों की बात है तो नीतीश कुमार और एनडीए के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि वो लगातार लोगों के बीच ये बताने की कोशिश करेंगे कि एनडीए के शासनकाल के दौरान जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, महिलाओं को टारगेट रखा गया है, युवाओं को उन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर लगातार बातें रही हैं। तो विपक्ष लगातार जब से, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है पल्लवी कि चुनाव आयोग की साख पर भी सवाल उठाए गए और चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठाने के बाद से चुनाव आयोग के लिए भी एक ये अहम चुनाव है, क्योंकि लगातार हमने बिहार में देखा कि वोट चोरी के मसले को लेकर वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई और उस पर आरोप लगाया गया कि आप सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल करके वोट चोरी कराते हैं। और ये चुनाव आयोग पर, और हमने ये भी देखा कि जब चुनाव आयोग पर ये सारे आरोप लग रहे थे, कांग्रेस की तरफ से लग रहे थे, आरजेडी की तरफ से लग रहे थे, तेजस्वी यादव भी उस वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल रहे, तो लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे। तो विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को इसीलिए कटघरे में खड़े करने की कोशिश करता है कि वोट चोरी का एक मसला है, एसआईआर को लेकर ये सारे सवाल जो है विपक्ष ने दागे थे। पहले जब एसआईआर का ऐलान हुआ उसके बाद से चुनाव आयोग का पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, क्योंकि उसमें आधार को लेकर जिक्र था कि भाई आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं माना जा रहा था, 11 डॉक्यूमेंट में आधार नहीं था। इस पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ठीक है, आपको आधार को मानना होगा, आपको अगर वोटर आईडी बना। राजनीतिक पार्टियों के बीच जो है वो बहस लगातार छिड़ती हुए हमें देखिए, और ये जो मुद्दा है वो कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन बाद में जो है इस पर हमने निष्कर्ष भी देखा है रजत कि आने वाले समय में चुनाव आयोग ने भी क्लियर कर दिया पूरे देश में एसआईआर कराया जाएगा। और यही एक मसला रहा। विपक्ष लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रही है। विपक्ष का कहना है कि एक मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार को लेकर भी लगातार, क्योंकि जब ये एसआईआर हो रहा था तो इस दरमियान यही कहा गया कि इसमें जो विपक्ष के वोटर हैं उन्हें टारगेट करके उनके नाम को काटा जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है, तो ये एक मसला था। इसके अलावा पलायन को लेकर के बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि इस लिहाज से भी तमाम विपक्षी पार्टियां, विशेष तौर पे जब से प्रशांत किशोर आए हैं, उन्होंने एक राजनीति को एक दिशा देने की कोशिश की है। वो लगातार एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों से लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं। वो पढ़ाई को लेकर बात कर रहे हैं, वो शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, पलायन को लेकर बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री को लेकर बात कर रहे हैं। तो इन सारे मसलों पर प्रशांत किशोर लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष को भी इसलिए वो घेर रहे हैं क्योंकि वो लालू यादव के उस शासनकाल को भी याद दिलाना चाहते हैं जिसमें वो जंगल राज की बात होती है। तो इस लिहाज से भी, और प्रशांत किशोर का लगातार ये भी आरोप, मतलब वो कहते रहे कि भाई दोनों ही गठबंधनों में, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया हो, वहां पारिवारिक पार्टियों का दबदबा है। बार बार वो ये भी सवाल उठाते रहे पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान, जिस तरीके से वो लगातार एक्टिव हैं। वो कहते रहे कि लालू यादव तो जातिवादी नेता भी नहीं है, बल्कि वो परिवार के नेता हैं, क्योंकि अगर उन्हें जातिवाद से बढ़ाना होता तो किसी और यादव को बढ़ाते, वो तेजस्वी को नहीं बढ़ाते। तो इन सारे मसलों की लगातार प्रशांत किशोर भी चर्चा करते रहे। तो विपक्षी पार्टियों में एक बड़ा मुद्दा है, ओवैसी भी एक फैक्टर है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक 17% से ज्यादा है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं, क्योंकि अक्सर कई बार अब ये देखा जाता है जिस तरीके से रजत, हमने 2020 में देखा भी कि ओवैसी जो है वो 5 सीटों पर अपनी कवायद जो है वो बना पाए, अपनी साख जमा पाए। और अगर हम प्रशांत किशोर की बात करें तो ग्राउंड जीरो पर जाकर लगातार काम करते हुए हमें इन तमाम सालों में देखे। तो इस बार के चुनाव में ये कितना सेंधमारी कर सकते हैं, कितना अपना जो है वो दबदबा बना सकते हैं, ये भी देखना काफी अहम होगा। और अगर बात करें, अगर हम इलेक्शन कमीशन जो अभी कुछ ही देर में डेट अनाउंसमेंट कर देगी और जिस पल का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन खास बात इसमें एक ये भी है रजत की, क्योंकि बिहार जो है वो बिहार में हम देखते हैं कि छठ को महापर्व माना जाता है और छठ महापर्व है, तो उसको काफी ध्यान में रखते हुए डेट अनाउंसमेंट की बात भी हो रही है। हाँ, इसलिए हो रही है कि देखिए छठ, क्योंकि दो लिहाज है। एक तो चुनाव आयोग सुरक्षा के मद्देनजर सोचेगा कि एकदम छठ के पास ना हो तुरंत, 1-2 दिन के अंतराल पर। दूसरा, चुनाव आयोग की ये कोशिश हो गई, मतलब कि अगर छठ के बाद, मतलब 2 या 3-4 दिनों बाद, अगर चाहे वो पहला फेज हो या दूसरा फेज हो, जो भी अभी थोड़ी ही देर में तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो उसमें चुनाव आयोग का फोकस ये है, क्योंकि छठ में अक्सर हमने देखा है कि जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद या कहीं और जो हमारे बिहार के मतदाता बाहर रहते हैं, वो छठ मनाने अपने गांव, अपने घर जाते हैं।
तो ऐसे में चुनाव आयोग